नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले देखते हैं आज का एजेंडा। महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न मामले में मुश्किल में तरुण तेजपाल, लेकिन देरी को लेकर उठे सवाल। असरदार लोगों पर कार्रवाई में क्यों होती है देरी? महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने में कानून क्यों हो रहे हैं नाकाम? बड़ा सवाल, आखिर कैसे होंगी महिलाएं महफूज? तो आज के एजेंडे में दो अहम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहला ये कि जब बासर आदमी आता है, कोई ताकतवर आदमी होता है, तो उसके खिलाफ जुर्म को लेकर के उसके ऊपर जिस तरह के इल्जाम होते हैं, उसमें उसकी गिरफ्तारी को लेकर उसके खिलाफ जो आरोप होते हैं, उसको एफआईआर को लेकर के जिस तरह की देरी होती है, उससे जनता के बीच में किस तरह का संदेश जाता है। साथ ही साथ महिलाओं को उनके यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं, लेकिन तमाम के तमाम कानून धरे के धरे रह जाते हैं। उस पर किसी तरह का कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आता। आखिर ये कौन सी ऐसी मानसिकता है, किस तरह से इसे बदलाव लाया जा सकता है? इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब हैं, सदस्य ओबीसी आयोग हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दूसरी मेहमान गुलफिशा जावेद हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल का पूरा मामला आया, उस बीच में एक जज का भी, रिटायर्ड जज का भी मामला आया, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जितनी देरी हुई है, उसने कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। और यही है कि लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देरी से किसको फायदा होता है, क्या जो पीड़िता होती है, जिसे इंसाफ की जरूरत होती है, उसे पूरी तरह से इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं कि तरुण तेजपाल जब पणजी कोर्ट में पहुंचे थे, उसके बाद वो वहां से बाहर निकले, पत्रकारों से पहली बार बातचीत उन्होंने की, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप कोर्ट जाएंगे? ये डिपेंड करता है, हमारे वकील जैसे समझेंगे सही है वही करेंगे। क्योंकि कल आपकी एडवोकेट ने कहा था कि आप कोर्ट में ज्वाइन करेंगे आप सुनवाई में, तो क्या अभी नहीं, हमारे कोर्ट में ज्वाइन करने की सुनवाई की जरूरत नहीं है। हमें क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की जरूरत है, और वो हमने कर लिया है। कल शाम को कर लिया था और आज भी कर लिया। पूछताछ क्या हुई तरुण जी आपसे पूछताछ क्या हुई इसके बारे में? तो तरुण तेजपाल पहली बार एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मीडिया में आए, और जब वो निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की कि वो हर तरह से सहयोग करेंगे, हर तरह से जो भी कोर्ट कहेगा उनकी तमाम बातों को मानेंगे, लेकिन जिस तरह से पुलिस उनकी रिमांड की बात कर रही है वो किसी तरह से मुनासिब नहीं है। हमारे साथ पुष्पेंद्र जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, आखिर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, जाहिर सी बात है कई तरह के इसमें उतार चढ़ाव आए, और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति हुई, इस पूरे मामले में जिस तरह से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी में इतनी देरी जो देखी जा रही है, आखिर क्या वजह आपको नजर आती है? नहीं, मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चाहे वो जुडिशरी हो या पुलिस हो, वो कहीं भी किसी तरह से किसी जो भी सियासी बयान हैं या हुकूमत यहाँ कांग्रेस की है वहाँ बीजेपी की है, उससे कोई इन्फ्लुएंस हो रही है। और जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को किसी और के साथ टैकल किया जाता, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और तरुण तेजपाल बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी देर से हो रही है या वो वहाँ नहीं पहुँचे। मैं समझता हूँ कि कानून का जो एक प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है। और अभी इस वक्त भी जिस वक्त आप ये चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त भी तरुण तेजपाल जो है गोवा के क्राइम ब्रांच ऑफिस में बैठे हुए हैं, और जज उनके फैसले को लिख रही हैं 4:30 बजे से। और वो फैसला जब आएगा तो मैं समझता हूं कि उस फैसले में सियासत में लोगों ने क्या कहा, किसने, कांग्रेस का क्या आरोप है, बीजेपी का क्या आरोप है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सियासत अपनी जगह है। और जिस तरीके से आपको याद भी होगा कि आज सुबह जब सुनवाई हो रही थी
और वहां जब ये कहा गया कि साहब इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, तो जज ने कहा कि इस बात को आप अलग रखें, इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जज की जो मेरिट्स हैं उस पर बात हो रही है। नहीं, अगर इस तरह की बात आई है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति हुई है। राजनीति तो हमारे देश में लोग मर जाते हैं उस पर भी होता है, जिंदा हो जाते हैं तो उस पर भी होता है, गड्ढे में गिर जाता है कोई उस पर भी होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो राजनीति को आप ये न मिलाएं कि राजनीति से इस पूरे प्रोसेस को कहीं हैम्पर किया जा रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप ये मुझे बताएं कि कोई फैसला उनकी गिरफ्तारी का या उनके बारे में वारंट निकलने का या एफआईआर होने का, इस पूरे मामले में कहीं भी मैं समझता हूं लॉ ने या जो जुडिशरी है वो कहीं भी इन्फ्लुएंस उससे नहीं हुई है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इससे कहीं उस फैसले में कहीं देरी हो रही है या वो फैसला जल्दी आना चाहिए था। राजनीति चलती रहेगी, लोग बयानबाजी करते रहे, लेकिन कोर्ट और जुडिशरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल शकील साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कोर्ट है वो अपने तौर पे काम कर रहा है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं। देखिए, अभी आप जो फरमा रहे हैं या हमारे भाई कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, एक बात आप पहले कह रहे थे, उस बात से हम एग्री नहीं हैं कि वीआईपी केस होने के कारण ही कुछ डिले हो रहा है या डिले किया जाता है। हम तो ये आज देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जितने महत्वपूर्ण लोगों के साथ छोटे मामले भी होते हैं तो वो ज्यादा सीरियसली देखा जाता है या टेकअप होता है, या चूंकि नजरें टेलीविजन की उनकी तरफ होती है और उन टेलीविजन की वजह से पूरे देश में एक प्रचार हो जाता है, इसलिए उस केस को ज्यादा वीआईपी बना दिया जाता है। इसलिए वहां डिले होने का, ना इंसाफ होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये बात तो हम आपकी नहीं मानते। दूसरी बात है, जहां तक इस केस का ताल्लुक, तो एक सिस्टम है इंडियन पेनल कोड के मुताबिक कि कोई एफआईआर दर्ज हो जाए, फौरन गिरफ्तारी कर ली जाए। एक सिस्टम यह है, अलग अलग राज्यों में अभी अपने अपने तरीके से वो एक सिस्टम बना रखा है पुलिसिंग का, कि वो पुलिसिंग है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी परमा फेसी कुछ चेक कर लेते हैं। अगर उसमें वो परमा फेसी स्थापित होती है तो अरेस्टिंग करते हैं, और इसी बीच में मौका जरूर मिल जाता है जो एक्यूज होता है कोर्ट की शरण लेने के लिए। तो कोर्ट की शरण अगर लेता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, या बेल की दरखास्त देता है, या अपने आप को हवाले कर रहा है पूछताछ के लिए, तो वो तो कानून का पालन कर रहा है ना। तो उसमें इतनी जल्दी और इतनी घबराहट, इतनी परेशानी की तो कोई बात है नहीं। लेकिन कई दिन हुए इस पूरे मामले को सुर्खियों में आए थे, बावजूद इसके गोवा की पुलिस आती है पूछताछ के लिए, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। फिर जो है कल का तो हम टीवी पर देख रहे हैं कि वो क्राइम ब्रांच में भी अवेलेबल है, कोर्ट में भी अवेलेबल है। अब है वो, हाँ, लेकिन अब से पहले कहां थे? कई दिन से ये मामला चल रहा है। 2-3 दिन के बाद गोवा पुलिस ने यही कहा ना, जो मैंने कहा कि हर स्टेट में अलग अलग पुलिसिंग का एक रवैया है, तरीका है। कोई स्टेट में ऐसे हैं कि एफआईआर दर्ज हुआ, फौरन पकड़ के बंद कर लेते हैं। एक बाकी कुछ केसेस में एफआईआर के बाद वो जांच करते हैं जो गोवा की पुलिस ने कही लगता है। और दूसरी जहां तक ताल्लुक है, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, क्योंकि एक बार कहा जा रहा था कि गोवा की पुलिस बहुत हार्ड हो गई, बहुत तेज हो गई, बहुत जल्दी कर रही है। फिर आज आप कह रहे हैं कि गोवा की पुलिस पीछे हो गई है। ना आगे हुई है ना पीछे हुई है, लेकिन जाहिर है कि जो औरतों के हुकूक आप इसे हल्के मामलात में लेते हैं या कुछ सीरियस, वही तो मैं कह रहा हूं, मोस्ट सीरियस केस है। इस केस में ऐसा नहीं है कि एक्यूज भाग रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो एक केस अभी है ना, वो साईं गायब है, कहां है दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये तो पुलिस की नजरों में है और कोर्ट की कस्टडी में है और कोर्ट के सामने है, इसलिए कोई भाग नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का कानून जो है ये परमिट करता है कि न्याय के उसको दिया जाए, और जहां तक औरतों के हुकूक या उनके साथ जुल्म और सितम के इस सिलसिले के लिए जितने कानून हार्ड बनाए गए हैं, अभी आप पुराने इतिहास पे चले जाइए, कई बार औरतें इतनी मजबूर थी यहाँ के ट्रेडिशन से कि वो अपने ऊपर हुए जुल्म को बोलने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। और आज भी बहुत सारी औरतें इन का इजहार करने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं। इसलिए एक सबसे बड़ी बात है कि एक सिंबॉलिक टेस्ट केस है, जो चंद केसेस सामने आ रहे हैं
उससे उनके हौसले औरतों के भी बुलंद होंगे, जो औरतों के साथ आप मानते हैं कि इसमें कोई देरी किसी तरह की नहीं हो रही भी है, तो वो कानून के साथ है, इसलिए कानून। लेकिन अंतर साहब देरी हो कहां रही है? मैं यही, आप जो बात कह रहे हैं जनरलाइज कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं पहले दिन ही अरेस्टिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो वो हो ही नहीं सकती थी ना। आप ये देखें, मैंने गोवा पुलिस ने पहले ही कहा। नहीं, फिर छापे मारने की क्या जरूरत है अगर हर तरह से सहयोग कर रहे हैं? अंजर साहब, आप, मुझे लगता है कि इस केस को गैर जरूरी तौर पे हाइपर एक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोर्ट ने कहा कि आपको 3 बजे, गोवा पुलिस ने कहा कि आप 3 बजे गोवा में आके सरेंडर कर दें, और जब वो नहीं आए तो गोवा पुलिस वहां से चली, और उसके इस बीच में जब तक वो यहां पहुंचती और उनके बारे में पूछताछ करती, इस बीच में उनके पास जो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप 10 बजे तक उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जुमे में वो पहुंच गए, जब वो वहां पहुंच गए तब उनको 2 बजे तक के लिए ऑर्डर कर दिया कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तो ये कानूनी प्रक्रिया में आ गए ना, इसमें पुलिस कहां है? आप सोचें कि ये पहला हिंदुस्तान का केस होगा कि पुलिस को रात के शाम के 3 बजे से, और दूसरे दिन 10 बजे का वक्त था, इस वक्त में वो दूसरे शहर आते हैं और उनकी पूछताछ करते हैं। अगर इस देर में गिरफ्तार नहीं भी हुए तो ये इतना बड़ा मामला नहीं है। लोग देखें कि आसाराम बाबू के लिए तो 15 राज्यों में भाग रही थी पुलिस, ये वो मामला नहीं है। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के तरुण तेजपाल ने पीड़िता के ऊपर आरोप लगाए, एंड एवरी टाइम ही इज चेंजिंग हिज स्टेटमेंट, हमेशा वो अपना स्टेटमेंट, एक बार उसने अपोलोजाइज किया, लेटर ऑन जो है ही इज चेंजिंग हिज स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, वो चेंज कर रहे हैं अपना जितना स्टेटमेंट है। एंड इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक लड़की के साथ जुल्म हुआ है, एंड राइट नाउ अभी तक इट्स आई थिंक 4 बजे आने वाला था ऑर्डर एंटिसिपेटरी बेल के लिए, एंड इट्स राइट नाउ इट्स 5:15, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। इतना हाइप क्या देना? ही इज अक्यूज्ड, अरेस्ट हिम, दैट्स इट। कैसे कर सकते हैं? आप तो वकील है, जब वो कोर्ट के शरण में है तो कोर्ट के आदेश से पहले पुलिस कहां से अरेस्ट कर रही है? 2 बजे तक का उन्हें टाइम दिया था, जजमेंट नहीं आया है, 2 बजे तक का दिया था, 4 बजे उनकी फ्लाइट जो है गोवा में लैंड हुई, एट 4 o'clock उनको अरेस्ट करना चाहिए था। नहीं, लेकिन आपको नहीं कर सकते, उनको 10 बजे तक के लिए उनको मिला, हिरासत में थे, जब वो फ्लाइट में ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन आप फ्लाइट में नहीं है, हिरासत में लिया गया। आप देखें ना, आप डिटेल में जाएं, मैं वही बात कह रहा हूं जो आप बात उठा रही हैं अभी, कि जिस तरीके से तेजपाल साहब अपने बयान बदल रहे हैं। अगर आप इस मुद्दे पे बात करती हैं तो बात समझ में आती है कि वो लगातार बयान बदल रहे हैं, और जिस तरीके से पहला बयान था, फिर दूसरा बयान था, फिर उन्होंने उसको कंसेंसुअल कहा, जब उससे आगे बात चली गई तो कोर्ट में जब उन्होंने राहत मांगी तब उन्होंने कहा ये कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, तो ये तो बात आपकी सही है, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और क्रिमिनल लॉ में जब अमेंड हुआ 2013 में, तो सेक्सुअल असॉल्ट, इट्स अ वर्ड सेक्सुअल असॉल्ट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड रेप। जब असॉल्ट का वर्ड आया, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास राइट होती है कि अक्यूज्ड को आप अरेस्ट कीजिए। मैडम, उस पे तो हम डिसएग्री कर ही नहीं रहे। सवाल ये है कि आप वकील हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। बिल्कुल, और मैं बेहतर जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि जब 2 बजे तक का इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, तो इन दैट सिचुएशन उनको 2 बजे जैसे उनकी लैंड हुई, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। दैट्स द थिंग। आई एग्री, बट मैं कह रहा हूं कि मुझे और शकील साहब को आप इनलाइटन करें कि जब वो 2 बजे वहां कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने ये कहा कि सुनवाई हो रही है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्या पुलिस किसी सेशन जज के इस ऑर्डर को वायलेट कर सकती है? मैं ये मानना चाहता हूं, हमें इनलाइटन करें जरा। बेसिकली लीगल नहीं है। नहीं, जुडिशरी ने उन्हें 2 बजे तक का इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। उनकी फ्लाइट 4 बजे लैंड हुई। जब 4 बजे लैंड हो गई तो एट दैट टाइम उनको अरेस्ट करो ना, 2 बजे का प्रोटेक्शन है। इफ यू आर टेकिंग इट सो मच लीगली, एंड तो आपको 2 बजे का टाइम मिला, 2 बजे के बाद अरेस्ट कर लो। एक अक्यूज्ड है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि 2 बजे के बाद सेशन कोर्ट में उनके वकीलों ने मूव किया तो उन्होंने रोक लगा दी। मैं वही बात कह रहा हूं, 2 बजे के बाद रोक लगा दी। रोक नहीं लगाई, 2 बजे तक का इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया। राइट नाउ ही इज इन क्राइम ब्रांच। नहीं, देखिए मैडम, हमारे पूरी रात या कल शाम से वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स, कल शाम में ऑफिस में बैठे हैं, तो जब वो बैठे हैं तो ये अंडर कस्टडी हो सकते हैं। पुष्पेंद्र, लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें हैं, क्योंकि अब अग्रिम जमानत उनकी जो है, जो एक अर्जी उन्होंने दाखिल की थी, वो पूरी तरह से खारिज हो गई। स्वाभाविक है कि जो है गोवा की जो कोर्ट है उसने जब खारिज की है तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी होगी। बहस इसी पर आ गई है कि आपके पास के फैसला आ गया है। जी, बहस इसी पर अंडर अरेस्ट होना चाहिए। देखिए इसका इसमें सिर्फ यही था
कि देखिए ये फैसला जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, इस दरमियान में अगर ये फैसला आ गया है, गोवा की पुलिस 14 दिन की रिमांड की बराबर बात कर रही थी। जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने कहा साहब 14, अगर वो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में तो अंडर अरेस्ट है, अब उसमें कोई मामला नहीं है, फैसला आ गया। अंडर अरेस्ट एंड इट्स नॉट लाइक दैट। अगर पुलिस चाहती है उनको तो पुलिस के ऊपर इल्जाम हम लगा सकते हैं कि पुलिस उनके पक्षपात कर रही है, लेकिन अगर कोई आदमी कोर्ट के कटघरे में भी खड़ा है तो प्रोटेक्शन में है कोर्ट के, और अगर उनके बेल पिटीशन रिजेक्ट होंगे फौरन पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। एंटिसिपेटरी बेल, इट्स द एप्रीहेंशन कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, इस वजह से एंटिसिपेटरी बेल। अभी इट्स 8:15, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, 4 बजे। इतना स्पेशल ट्रीटमेंट एक एक्यूज को देने की क्या जरूरत है? ऑर्डर आ चुका है। I am being a girl. Madam, That's why I'm here. I agree. We respect you, but I am just asking you. मैडम, अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है या नहीं किया, 2 बजे तक का इंटरव्यू प्रोटेक्शन दिया, जस्ट यू गो थ्रू द ऑर्डर ऑफ द to the 2 o'clock. I am asking you from 4:30 right till now. If judgment is not coming out, where is the politics involved? Where is the bureaucracy is involved? It is in the judiciary. How can a पुलिस कैन वायलेट एन ऑर्डर ऑफ ए जुडिशरी? आई एम आस्किंग यू, जुडिशरी ने अभी तक ऑर्डर नहीं लिखा है, इसमें पुलिस क्या करे, इसमें सियासी लोग क्या करेंगे? भाई मेरा सवाल ये है। वो फैसला हो गया पुष्पेंद्र, तो मैं वही तो कर रहा हूं, मैडम को बताइए वो फैसला हो गया। फैसला तो अभी हम जब डिबेट के लिए थे तो आप बता नहीं रहे थे, आप अपडेट कीजिए फैसला क्या हुआ। यही हम दर्शकों को बता रहे हैं, फैसला हो गया। गोवा पुलिस की जो अर्जी जिस तरह से गोवा के जो कोर्ट है उसने इस पूरे मामले पे जो है तरुण तेजपाल की जो इंटरिम बेल की अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। ठीक है, चूंकि गोवा पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही थी। अब उसमें देखिए वो डायरेक्शन क्या दिया है कोर्ट का, पहले लाइए। अगर कोर्ट ने डायरेक्शन उसी वक्त दे दिया हो कि आप रेगुलर बेल पिटीशन में जाइए, अगर डायरेक्शन दे दिया होगा तो फिर वो हाथ बंधे हैं पुलिस के। इसलिए अभी विस्तारित डायरेक्शंस पर बात कीजिए कि कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिया, उनके रिजेक्ट किया या उनको डायरेक्टिव्स किया कि आप रेगुलर, वो दोनों में बहुत फर्क है। अगर रिजेक्ट किया तो पुलिस को फौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए। मैडम डायरेक्ट नहीं करेगा कि इट्स एंटिसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हो गया, इन दैट सिचुएशन अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो राइट टू बेल तो सबका फंडामेंटल राइट है, वो कोई भी मूव करे, कोर्ट डायरेक्ट करे या ना करे, इट डजंट मैटर। लेकिन मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई तो इस रिजेक्शन से इमीडिएटली वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेल के लिए जब जाएंगे तब तक तो गिरफ्तारी में रहेंगे, रेगुलर बेल पे जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल, यही आप कहना चाह रही हैं। बिल्कुल। इस वक्त वो क्राइम ब्रांच ऑफिस में मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले से तय थी कि अगर ये फैसला आएगा तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और शायद मुझे लगता है तेजपाल को इसका अंदेशा था, इसीलिए तेजपाल साहब ने अपनी बीवी, अपने बच्चों, रिश्तेदारों, भाइयों को तो कोर्ट में बैठा रखा था और खुद वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में थे, सियासी हैं और उस सहाफत को जानते हैं, उनको मालूम है देश भर का मीडिया है। अगर वो कोर्ट में होते तो पुलिस उनको जब अरेस्ट करके ले जाती तो वो विजुअल, वो तमाशा बनता, इस बात को वो जानते थे, लिहाजा वो पहले से ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठे थे ताकि उनकी वही गिरफ्तारी हो और बाहर लोगों के सामने उनकी शक्ल ना आए, गिरफ्तारी की न्यूज ना आए। ये जिस तरह से वो ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि वो हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, पुलिस जो कह रही है, कोर्ट जो कहेगा, वो सारी चीजें अगर सहयोग करने से क्या क्राइम खत्म हो जाता है? नहीं, इसमें एक बात है अंजर भाई, आपने जो बात कही है ना, जिसे कहते हैं कि आप कुछ अच्छा काम भी करें, हाँ। लेकिन उसकी जो वक्त होता है ना, उस अच्छे काम का वो भी एक वक्त होता है। आप जब यहां थे दिल्ली में, तो जब आपने ये एक चिट्ठी भेजी कि मैंने ये बड़ा जुर्म कर दिया है और मैं सेल्फ अटोनमेंट में चला गया हूं और मैंने तमाम सारी चीजें कर दी हैं, जैसे जैसे शने शने उनको लीगल प्रोसेस में वो आते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपना रंग बदला और वो सिर्फ एक सहाफी नहीं, वो एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब देखिए वो ऐसा नहीं था, ऐसा था, मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूं, और उसके बाद आप अंडरग्राउंड हुए दिल्ली के अंदर, आप छुप गए और फिर आपको लगा कि आपको जमानत नहीं मिल सकती तो आप वहां चले गए। अब आखिरी मोमेंट पर
आप अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जज को कल से अब तक आप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत सहयोग कर रहा हूं, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं गोवा में अवेलेबल हूं, मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। इसी आर्गुमेंट पे उनके वकील जज साहिबा से बहस कर रहे थे कि वो गोवा से बाहर नहीं जाएंगे, वो बॉम्बे नहीं जाएंगे, वो जो विक्टिम है उसको मुतासिर नहीं करेंगे, ये तमाम आर्गुमेंट दिए। लेकिन आपने अपनी सच्चाई और ईमानदारी का जो ढोल पीटा वो पिछले 24 घंटे में पीछा, लेकिन पिछले 10 दिन से जो आपने पूरे कानून को, देश को जो धत्ता बताया, उस लड़की का जो आपने कैरेक्टर असैसिनेशन किया उसके बारे में नहीं, तो इसीलिए तो आर्गुमेंट में नहीं माना। ये तो उनका बड़ा आर्गुमेंट था उनकी टीम का कि नहीं देखिए साहब सब कुछ कर रहे हैं, वो यहां मौजूद हैं, वो गोवा में ही रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं, जितनी बार पुलिस बुलाएगी। तो जज ने नहीं माना, उसकी वजह यह ना कि पिछले 15 दिन का जो उनका किरदार था उसको भी जज ने देखा। नहीं तो सवाल फिर यही खड़ा हो रहा है ना कि आखिर इतना सब कुछ हो रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं, जनता में एक मैसेज, निगेटिव मैसेज जा रहा है। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि जो जज साहिबा ने 4.5 घंटे या 5 घंटे जो भी लिए हैं, इस बात को समझें, वो कोई हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं है। और जब इस स्तर पे फैसले होते हैं तो ये लोग बड़े संभल के, और वो भी जानती हैं, मैं समझता हूं गोवा की हिस्ट्री में पहला कोई लीगल मामला ऐसा फंसा है कि जिसमें पूरे देश की निगाहें, सारा मीडिया वहां है, इंटरनेशनल लोग, तमाम सारे मीडिया वहां पहुंचा हुआ है। ऐसे में मैं समझता हूं शायद वो जज साहिबा इस लंबी जो प्रोसेस लिया है, बड़े एक्सपर्ट्स की उन्होंने राय ली होगी, अपने सीनियर्स की भी राय ली होगी, इस वजह से इस फैसले को लाने में इतना वक्त लगाया है। यह कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो कोई जल्दबाजी में किसी हेस्ट में फैसला देती तो पता चला अपर कोर्ट में इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाता या एक्सेप्ट हो जाता। इसलिए इसको आप ये न कहें क्या कहते हैं कि इसमें डिले किया। मैं बताती हूं क्यों डिले हुआ। ये जो मीडिया ट्रायल हर चीज का स्टार्ट होता है ना, उसकी वजह से हर लोग जो इंडिपेंडेंट, जिनको अपना वर्क करना है, उनका वर्क इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि एक मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। आप लोग हर चीज को, एक सिंपल चीज को, एक एक्यूज है उसको अरेस्ट करना, दैट्स फिनिश। लेकिन हर चीज में जब मीडिया बहुत हाइप करती है तो लोग डरते हैं कि क्या करें, सही है या गलत है। इसका मतलब यह है मैडम, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इस देश में जुडिशरी, इस देश में पुलिस, इस देश में प्रधानमंत्री, इस देश में लीडर अपोजिशन, सब लोग मीडिया से डर के अपने फैसलों में देरी करते हैं। जज साहिबा ने मीडिया से कोई डर के कुछ नहीं कराया। अगर मीडिया से डर के फैसले होने लगे इस मुल्क में, मैडम मेरी बात सुनिए, अगर इस देश में मीडिया से डर के फैसले होते तो बहुत लोग जेल में चले जाते। मीडिया ने तो बहुत लोगों के बारे में चलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी वो लोग कैबिनेट में बैठते हैं, आज भी वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं समझता हूं कि मीडिया के चला जाने से तो लोग अवेयर होते हैं और दबाव बनता है समाज में। नहीं, लेकिन गुलफिर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, शकील साहब ने एक सिस्टम की बात की कि एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी के तहत ही किसी की गिरफ्तारी अमल में आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तमाम, जिस तरह से ये पूरा मामला है और जिस तरह जितना समय इस पूरे उसमें गिरफ्तारी में और तमाम चीजों में हुआ है, आपको लगता है कि वो जो सिस्टम, जिस सिस्टम का जिक्र यहाँ पर शकील साहब कर रहे हैं, वो प्रॉपर उसी तरह का सिस्टम है, उसको फॉलो किया गया है? देखिए, प्रॉपर जो मैं जानती हूँ, जहां तक मैं जानती हूँ, जो एंटीसिपेटरी बेल होता है, हम लोग एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं, वो वेदर इट हैज टू बी एक्सेप्टेड और उसको डिसमिस करना रहता है, रिजेक्ट करना रहता है, तो वो विद इन 20 और 10 मिनट्स के आर्ग्यूमेंट पे डिसाइड होता है। लेकिन ऑलरेडी इट्स अ वेरी बिग इशू राइट नाउ इन दिस कंट्री, क्योंकि एक मामूली आदमी नहीं, एक कॉमन मैन नहीं है। तो पुष्पेंद्र यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन एक बात मैडम, सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन्वॉल्व है। एग्री मैडम, एग्री। क्या ये मुझे बताएं कि अगर इसकी जगह कोई कॉमन घास छीलने वाला या सब्जी बेचने वाला होता तो जज साहिबा को फैसला लिखने में उसका सामाजिक पोजीशन क्या है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, गरीब है, जाहिल है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, क्या इससे जज साहिबा के फैसले का क्या लेना देना है? वो अगर बहुत बड़े भी हैं, वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंशियल भी हैं, तो इस फैसले में क्या वो उन्होंने आज ऐसी बात कर दी और उसमें नहीं कहती? मैं समझ नहीं पा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉमन कॉन्शियंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज जब इन्वॉल्व होता है, कोई भी जो लोगों को बहुत बड़े लेवल पे असर करे, उस टाइप के जजमेंट के लिए आदमी को टाइम लगता है। तो अभी आप ही कह रही है ना कि 10 मिनट में हो जाता है, वही बात तो मैं भी साबित कर रहा हूं कि 10 मिनट में नहीं हो सकता, इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर में जजमेंट लिख रही है। अभी आप कह रही हैं कि 10 मिनट में हो जाता है एंटीसिपेटरी बेल। आई एम टेलिंग यू हो रहा है, लेकिन इस तरुण तेजपाल को स्पेशल प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है तरुण तेजपाल को? एक मिनट में ये कह रहा था, पॉलिटिकल दिया जा रहा है। एक
एक मिनट देखिए, आपने घास चढ़ने वालों की बात की, चलिए वो सब तो मैं नहीं कहता, लेकिन इकोनॉमी का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। जुडिशरी सिस्टम बहुत ही कॉस्टली हो चुका है और जुडिशरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप्स होल्स हैं छोटे छोटे, जिससे डिले किया जा सकता है। तो वो उस जज को जजमेंट लिखने में इतना डिले इसलिए हो रहा है कि मोस्ट वीआईपी है और वो जानता है कि उसके उस जजमेंट को आगे चैलेंज कई जगह पर किया जाएगा। एक बेचारा गरीब आदमी के पास उतने पैसे नहीं, उतने जराए नहीं है कि हर स्टेज पर वो, आप देखते हैं छोटे छोटे केस जो हम लोगों के यहां हुआ करप्शन के और दूसरे, वो हर स्टेज पर, हर छोटे बड़े पॉइंट पर वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट से फिर नीचे जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो ये डिलेइंग पॉलिसी है, इसलिए छोटे जजों को हाँ, तो ये न्याय में कहीं ना कहीं वो सिस्टम है। आप हर बात को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप, हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत कॉस्टली हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, इस केस के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल सोचना चाहिए। जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता है, बड़े लोग एफोर्ड करते हैं, इसलिए जजमेंट उस हिसाब से जजों को बांध के लिखना पड़ता है कि कल जो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल वाले जज हैं, कल ये बड़े हाई केस में वो खुद उनके खिलाफ मामला नहीं चल जाए, तो टाइम तो कुछ लगेगा। चलिए, टाइम तो लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर न्याय कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, क्या पूरी तरह से न्याय मिल पाएगा या नहीं, या फिर जो पीड़ित महिलाएं हैं या जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं उन पर किस तरह से ब्रेक लगेगा, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जब से ये कहा जा सकता है कि 16 दिसंबर की जो घटना थी, ये माना जा रहा था कि जिस तरह से सरकार हरकत में आई, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की एक शक्ल देखने को मिली और जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, माना जा रहा था कि शायद सख्त कानून बनेगा, तमाम चीजें जो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न के जितने भी मामला सामने आ रहे हैं, शायद उसमें किसी तरह की कोई कमी आएगी। लेकिन इस तरह से कोई कमी नहीं देखी गई, बल्कि तमाम चीजें जो है बढ़ गई। महिलाओं पर जो अत्याचार थे वो बढ़ गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब भी महिलाएं अपने आप को गैर महफूज, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस हिस्से में हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीनों खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरह से ये देखा जाए 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी, उसके बाद ये आस जगी थी कि शायद चीजों पर कंट्रोल होगा, ब्रेक लगेगा महिलाओं पर। जिस तरह से जो है कमेंट्स पास किए जाते हैं, कई तरह के कानून लाए गए, लेकिन ये तमाम के तमाम कानून आखिर बेअसर से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह नजर आ रही? देखिए, दो छोटी छोटी सी बात मैं कहूँ आपसे कि आपको याद होगा इस 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरे दिल्ली के अंदर मीडिया में और तमाम वो जो हमारे यहाँ की लुटियन जोन का जो एलीट क्लास है, बड़े बड़े क्लब वाले लोग हैं, कॉकटेल वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ लग रहा था कि किसी टेलीविजन पे लग रहा था कड़े कानून का कोई मतलब नहीं बता पा रहा था। कड़े हैं, सख्त बनने चाहिए, टफर लॉ बनना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, सरेआम देनी चाहिए, इंडिया गेट पे देनी चाहिए, तमाम सारी बातें थी। और इसमें तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर जो हैं, उन्होंने भी कई लेख लिखे थे। लेकिन आज आप देखें, त्रासदी देखें कि अभी 16 दिसंबर से ये पूरी बहस चली और राष्ट्रपति के पास इसमें एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक कानून बना और वो साइन होने गया। उस कानून के साइन होने के बाद भी आज 7 महीने हो गए हैं और जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि साहब इसमें कोई नियमावली होती है, अगर वो नहीं प्रॉपर देखी जाएगी और वो नहीं तैयार की जाएगी तो ये कानून मजाक होगा। मेरा कहना यह है
कि तमाम सारी बातें हो गई, आंदोलन हो गए, कानून बन गया और उसके बाद में वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। 7 महीने हो गए हैं प्रेसिडेंट को उस पर साइन किए हुए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्या त्रासदी है कि आज तरुण तेजपाल की जो अखबार था, तहलका था, जिसने बड़े बड़े आर्टिकल इस पे लिखे, खुद रोमा जी ने कोई 15 इस पे भाषण दिए हैं और जो वहां शोमा जी ने जो वहां जिस तरीके का जो उनका प्रोग्राम चल रहा था महिलाओं के, उस पे भी उन्होंने कई सारे भाषण दिए और आज उन्हीं की टीम ने कोर्ट में खड़े होकर यह कहा है कि ये जो रेप कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है, इज टू हार्श, इज टू टफ। अब मुझे बताइए कि जब दूसरे के लिए बन रहे थे फांसी देने के लिए, आसाराम और आसाराम के बेटे और उसके बाद नागर जी और तमाम जितने भी लोग थे, तब तो सबको सड़क पे फांसी देने के लिए जान निकाले दे रहे थे। अब उस लॉ में आप फंस गए तो अब जब ये कहा जा रहा है कि नहीं इस पे बहस होनी चाहिए, ये टफर लॉ है, इम्प्रैक्टिकल है, ये रेप की ये डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें से ये हटाना चाहिए। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि कानून तो किस मुल्क में बहुत से बने और बहुत से, हर कानून का मिसयूज भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे कहा जाए कि आपके हाथ में देसी रिवॉल्वर हो या AK-56 हो, बात यह है कि ये आप किसके हाथ में दे रहे हैं। जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो तो सेम है ना, कानून जो पहले था और जो कानून अब है, क्या जो थानेदार है या ये कांस्टेबल है उसकी क्या इस सोच को आप बदल पाएंगे कि जब लड़की उसके पास कंप्लेन लिखाने जाती है कि मुझे छेड़ा है, तो वो कैसे कांस्टेबल की जरूरत होती है कि वो कहता है मैडम छेड़ा ही तो है, बलात्कार तो नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून के रखवाले और कानून को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों में जब तक वो सोच नहीं होगी, आप उनको AK-56 दे दीजिए, बड़े से बड़ा कानून दे दीजिए, उसका यही सब होगा। बिल्कुल यही सब होगा। लेकिन शकील साहब अगर देखा जाए, चूंकि बड़ी इस पर जो है बहस हुई, अगर हम 5-6 महीने जो कानून बनने की बात है और खासतौर से 16 दिसंबर के घटना की जो बात है उसके बाद अगर 5-6 महीने के अंदर देखें, सिर्फ दिल्ली के अंदर जो आंकड़े आए हैं पुलिस की तरफ से, उसमें ये बताया जाता है कि गैंग रेप के 393 वारदात सामने आई हैं, छेड़छाड़ के 865 मामलात हैं, ईव टीजिंग के 411 जो है वारदात दर्ज की गई हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए चीजें जो है किसी तरह से कंट्रोल में नहीं है। देखिए उसमें 2 बातें हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, ये पत्रकार हैं और पत्रकारिता का जो हाइप चल रहा है आजकल, जो हमारी बहन भी कह रही थी मीडिया ट्रायल का, तो ये एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं, खुद में अपना मुहिम चलाना चाहिए इनको पत्रकारों को भी, कि जब अपने ऊपर पड़ता है हर मामले में दूसरे को तो बहुत नंगा करने को तैयार रहते हैं और खुद पे जब पड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है हमारे लोगों को। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं एग्री करते हैं कि हमने बहुत तफसील से देखा है जो इंडियन पैनल कोड के इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है। अब हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ एसपीज होते हैं जो कह देते हैं कि इन तरह की बातें नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये जो आंकड़े, मेरी बात सुनिए ना, आंकड़ों ही के बारे में मैं कह रहा हूं। कई जगह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जिनका डायरेक्शन होता है कि एंट्री मत करो, पहले उसको जांचो, देखो, मजबूती आवे, पैरवी आवे। अभी यूपी में लगातार चल रहा है, बिहार के कई जगह। और कोई बड़ा सेंसिटिव एसपी आता है उसी डिस्ट्रिक्ट में, तो कहता है नहीं कोई बात है, पहले एंट्री करो, जांच में होगा तो उसको साइड कर देंगे, हम हटा देंगे, लेकिन हटा देंगे क्या, उसको फाइनल कर देंगे, लेकिन एंट्री करो। तो उस डिस्ट्रिक्ट में होता क्या है, एंट्री बढ़ जाती है। फिर फौरन एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन आजकल आ गया कानून, कि फला एसपी साहब के टाइम में कितने क्राइम हुए, फला के टाइम में कितने क्राइम हुए। तो नतीजा ही हुआ कि जब क्राइम सबसे ज्यादा हुए उस टाइम में एंट्री बहुत कम है, एंट्री ही नहीं है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उस वक्त उसके एंट्री बढ़ गए। और जो इस तरह के रॉडी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के एसपी को चाहते हैं वो चला जाए, उसी बेस पर उन्हीं की तलवार से उनके गर्दन काट लिए जाते हैं। तो ये है सिस्टम को सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी आपका दिल और दिमाग साफ होना चाहिए। उसी के साथ क्राइम और औरतों का सम्मान भी उसी तरह है। जब तक दिल में आपको औरतों का सम्मान नहीं जगेगा और आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे कि हम औरतों को कैसे सम्मान करें या औरतों के साथ जुल्म और सितम को, हर तरह के छोटे छोटे रेप और ये दूसरी चीजें तो अलग हैं, बहुत ज्यादा हैं,
हम घरों के अंदर जब माताएं अपनी गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के अंदर जब भेदभाव करें, तो ये सब में एक बड़ा मुहिम की जरूरत है और मुहिम की शुरुआत हुई है। ये नंबर उसी का नतीजा है कि सामने आ रहे हैं, वरना कई बार सामने कोई केस दर्ज कराने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अभी और केसेस दर्ज होंगे, हिम्मत जैसे औरतों को बढ़ेगी, उनके साथ जुल्म करने वाले लोग की तादाद कम भी होगी तो एंट्री ज्यादा होगी जब हिम्मत से वो एंट्री कराएंगे। तो ये एक माहौल बनाने की बात है और वो होगा। और कानून, ये मत समझिए कि वो उस कानून का असर नहीं हुआ, बहुत असर हुआ है, उस आंदोलन का असर हुआ है, उस कानून का असर हो रहा है। और ऐसा नहीं है जब डिबेट होने लग गया लोग डरने लगे, सहमे लगे। जो क्वेश्चन हमारे भाई ने कहा कि अब ये भी सोच सकते हैं लोग कि क्यों हम अपने यहां जहमत पालें, यानी औरतों को हम अपने साथ मौका ना दें। तो ये भी एक, ये चूंकि मैंने पहले कहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भारतवर्ष में जो औरतों के तई रवैया है जबानी जमा खर्ची का है। हम दुर्गा का अवतार कह देते हैं, हम देवी बना देते हैं, लेकिन काफी दिनों को सती पर चढ़ाते रहे हैं। हम काफी दिनों तक हम क्या कहता है औरतों को हुकूक नहीं दे सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए हैं। तो ये सब चीजें, और आज भी सबके बावजूद आप कई सोसाइटी में ऐसे हैं, आप देखते हैं ये दिल्ली के आसपास हरियाणा और दिल्ली के आसपास खाप पंचायतें बनती हैं, अभी शादी अपनी मर्जी से बच्चियां नहीं कर सकती हैं, या एक गोत्र से दूसरे गोत्र में नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये रूढ़िवादी जो समाज है उस समाज को परिवर्तन करने के लिए जरूरी है सामाजिक मुहिम की भी और कानून की भी, दोनों के बिना नहीं हो पाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले आजकल जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र होती है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन जो मोरल वैल्यूज है, जो माँ के आदमी गोद में जो सीखता है बाप से कि आपको अपनी बहन की कैसे इज्जत करनी है, आपको अपनी माँ की, बाप को देख रहा है माँ की इज्जत नहीं कर रहा, बेटा बड़ा हुआ वो भी नहीं इज्जत किया। स्त्रीय चरित्र हिंदुस्तान में इट्स वेरी कॉमन, स्त्रीय चरित्र, इट्स कि वो क्या मालूम कहां से ये कॉन्सेप्ट आया है कि मतलब एवरीथिंग यू आर टेकिंग इट इन अ वेरी नेगेटिव पर्सपेक्टिव। आपको बच्चों को सिखाना है, डॉक्टर बने इंजीनियर ना बने डजंट मैटर, आपको सबसे पहले अपने बच्चों को ये सिखाना है कि सही गलत क्या है। जब आप सही गलत का फैसला करने लगेगा, जो ये करप्शन है, ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, सब कम होगा। क्योंकि आज जो हम अपने बच्चों को बना रहे हैं, क्या मटीरियलिस्टिक बना रहे हैं कि अगर तुम्हारे को प्रमोशन मिल रहा है इट्स फेयर, इट्स गुड, तुमको अगर स्टेप ऊपर जाना है तो कुछ भी करो, इट्स गुड, इट्स नथिंग लाइक दैट। क्या सही है, क्या वैल्यूज है, क्या गलत और सही के बीच में जिस दिन हम बच्चों को फर्क करना सिखा देंगे, एवरीथिंग इज नॉट कूल राइट नाउ। एक हम लोगों के जनरेशन में कॉन्सेप्ट है इट्स कूल। अगर मैं किसी चीज को निगेटिव ले रही हूँ, व्हाई यू आर बिहेविंग इन सच अ बैड मैनर, तो होगा कि यार मुझे लोग समझेंगे कि मैं बहुत ही पिछड़े ख्याल की लड़की हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको अगर कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है, सामने बोलिए कि भाई आप अपने तरीके को बदल दीजिए, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, एवरीथिंग इज नॉट कूल। आपको जो किसी का जेस्चर अच्छा नहीं लग रहा है, मेक इट क्लियर, पॉइंट ब्लैंक एट पब्लिक प्लेस फ्रॉम द डे वन। इट्स नहीं कि यार मेरे लेकिन ये जो अचानक जिस तरह से ये तमाम घटनाएं बढ़ी हैं, ये बढ़ी नहीं, आई एम टेलिंग यू। बहुत सा पहले जो होता था एफआईआर नहीं होती थी, और अब जो है ये इतना मतलब लोगों में इतना अवेयरनेस आ चुका है कि अगर पुलिस के पास रिपोर्ट करने लड़की गई और वो रिपोर्ट नहीं हुआ, तो वो पुलिस ऑफिसर जान रहा है कि अगर इसको जो है, इनफैक्ट इसमें मैं मीडिया को जो है कहूंगी कि उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि लोग जानते हैं कि अगर मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, व्हाटएवर फॉर देयर टीआरपी, व्हाटएवर मे बी द रीजन फॉर द अल्टीरियर मोटिव, जो भी उनका अलग मकसद है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को मालूम है कि अगर ये लड़की कंप्लेन कर रही है और इसका कंप्लेन मैंने नोट नहीं किया और ये मीडिया के पास चली गई, तो एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा इसके ऊपर। इसी वजह से जो कंप्लेन पहले नहीं हो पाता था, वो कंप्लेन आज रजिस्टर्ड हो। तो किसी चीज का डर है ना यहाँ पर, कानून का डर है, कानून का डर है, लेकिन जब इंसान ही जानवर बन रहा है, अब जानवर के ऊपर कानून डाल दो, आप उसको मारो, जानवर को, शेर को खाना है तो खाएगा। इट्स लाइक दैट, इट्स अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, व्हाट यू आर थिंकिंग। आप किसी को ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर जब हो रहा है, आप तब इज्जत दे रहे हो, या आप दिल में भी किसी को इज्जत मानते हो? मतलब डोंट बी मतलब हर चीज एकदम पॉलिटिकल होके आपको नहीं बोलने की जरूरत है। बी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। आपकी नजर में औरतों को कितना हकूक देना चाहिए, अगर ये सब हकूक देना चाहिए,
आप सही सही दिल से मानिए, ये नहीं है कि अब मैं पब्लिक, जैसे कि आप बोल रहे थे कि तहलका का जो है वो उन्होंने तरुण तेजपाल ने, उन्होंने जब 16 दिसंबर वाला इशू हुआ निर्भया के साथ, तो एट दैट टाइम उन लोग भी बहुत एट लार्ज बोल रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में, उनके खुद के जहन में ये चीज नहीं है कि औरतों को इज्जत कैसी दी जाती है। तो सवाल यहाँ पर पुष्पेंद्र, जिस तरह से सवाल ये खड़ा हो जाता है, ठीक है समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, सख्त कानून की जरूरत है, लेकिन जब कानून बनाए जाने की बात आती है तो नरेश अग्रवाल जैसे लोग कहते हैं कि साहब उसका नतीजा कहीं ना कहीं महिलाओं को भुगतना पड़ता है। देखिए, लेकिन आप एक बात देखें कि 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें नरेश अग्रवाल एक हैं। हाँ। आप नरेश अग्रवाल की बात को तवज्जो दे रहे हैं? क्या नरेश अग्रवाल इस कानून को बनाने जा रहे हैं? नहीं, तो सवाल यह है कि वो उसका एक हिस्सा है, जहां कानून बनता है वो उसका हिस्सा है। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? भाई मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कह के कि उन पे एक्शन नहीं हो रहा है तो हम अपने हाथ नहीं झाड़ सकते हैं। मेरा 2-3 बातें हैं कि हमारी सोसाइटी बड़ी मक्कार और डबल स्टैंडर्ड है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी आपने 2 मिनट पहले बहुत सारे आंकड़े दिए और कहा कि उस 16 दिसंबर के बाद कई सारे ऐसे केसेस हुए और उनकी गिनती बढ़ी, लेकिन आप ये बताएं कि क्या 16 दिसंबर की घटना बहुत ही ज्यादा भीभत्स थी, बहुत ही क्रूअल थी, इसलिए लोगों ने इतना स्पॉन्टेनियस लोगों में रिएक्शन हुआ, तमाम सारी चीजें हुई, भारत सरकार दबाव में आ गई, राष्ट्रपति भवन में लोग चले गए, लेकिन उसके बाद, उस घटना के बाद से जितने रेप हुए हैं वो दिल्ली में भी हुए हैं, वो 3 व्हीलर में भी हो रहे हैं, वो बस में भी हो रहे हैं, वो कार में भी हो रहे हैं और लगातार मीडिया उसको दिखा रहा है। मेरा सवाल यह है कि सोसाइटी वही है, घटनाएं वही हैं, रिएक्शन इतना खामोश क्यों है? और आज मैं खुद कह रहा हूं कि तरुण तेजपाल के मामले में मीडिया जो है इसको लगातार चर्चा में बनाए हुए। शकील भाई आप ये देखें, हो सकता है कि 1% कोई मीडिया हो जिसके अपने रीजंस हो और वो उसको बहुत वनरेबली ना ले रहा हो, लेकिन आप आज देखें वो तमाम सिविल सोसाइटी के नाम पर बहुत सुबह से लेकर शाम तक हाई फाई घूमने वाले लोग और वो महिलाएं, वो लोग, वो एनजीओ, आज कहीं रिएक्शन नहीं है। वो इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, मेरा उससे भी मतलब नहीं है। जो एक जनरल सोसाइटी है, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई बड़ा सिंबॉलिक हो रहा है, बड़ी कोशिश हो रही है उसमें, कोई राइट अप लिख रहा है, एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है उन्होंने राइट अप लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मीडिया इज टू लिंचिंग। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि मीडिया अपने ही बीच के अंदर एक भेड़िए को बेनकाब कर रहा है, और लेकिन वो भेड़िया जो है वो इस दिल्ली के इलीट ग्रुप का मेंबर है, वो कॉकटेल पार्टियों का मेंबर है, वो लुटियन जोन का मेंबर है, तो उसको अब बचाया जाए और कहा जाए नहीं देखिए वो उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसके बावजूद भी मीडिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मीडिया के अलावा वो सोसाइटी कहां है, वो सिविल सोसाइटी कहां है, वो एनजीओ कहां है, वो लेफ्ट और राइट की विंग कहां है जो दबाव बनाती हैं? तो ये सोसाइटी की एक मक्कारी भी है कि आपने एक तरफ तो हंगामा मचा दिया और दूसरी तरफ आप खामोश हैं। समय अब ऐसा है ना कि सोसाइटी अब हर मामलों में एक कोई सिस्टम होता है, सोशियोलॉजी में हमने पढ़ा है सैंपल सिस्टम, तो कोई इश्यूज पर एक सैंपलिंग सिस्टम होता है। अब हर वक्त, हर मामले, हर घटना के लिए लेकिन पूरी सोसाइटी आएगी तभी उस पर एक्शन होगा, ऐसा नहीं है। एक सिंबल एक हो गया कि अब इस तरह के लिए कानून बन गए, ये पुलिस की, लोगों की जिम्मेदारी है, प्रेस की जिम्मेदारी है और लोगों की, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि अब कानून को अमल में आए, और उससे ज्यादा जिम्मेदारी समाज की है कि समाज अगर इन बातों में उलझी भी है तो अब उसको पाक साफ होना चाहिए और औरतों की सम्मान, इज्जत करना उसे सीखना चाहिए। शकील भाई मैं यही बात तो कह रहा हूं ना कि ये घटना एक ऑर्गेनाइजेशन में घटी, 7 नवंबर 8 नवंबर की घटना है। ये जब मीडिया में आई उसके बाद लोगों को पता चला। मैं कह रहा हूं लेकिन मीडिया अगर इसको उस अंदाज में न लाता तो जो आज लोग उस जजमेंट के लिए पूरा देश देख रहा है, लगातार 1-1 मिनट की आपकी बात तो सही है, उसके बाद एक घटना नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में घटनाएं तो हो रही है। बड़े माजरत के साथ नहीं, आप एक बात सुन लें, माजरत तो आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आसाम के लखीमपुर के अंदर एक गरीब औरत अपने 6 साल की बच्ची को स्कूल से लेकर लौट रही थी और उस ट्रैकर में बैठी हुई थी जहां 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसको मारा और उसके बाद उसकी आंखें निकाल के उसकी मौत हो गई।
लेकिन इस मीडिया के दिखाने के बाद दिल्ली से लेके आसाम और आसाम से लेके बंगाल तक कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ। मैं ये डबल स्टैंडर्ड कह रहा हूं लोगों की। अगर सोसाइटी ये प्रेशर, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत डिके में है, इसलिए प्रेशर आपको अभी 10 सालों तक बनाना पड़ेगा। एक बार प्रेशर बनाया वो अमेरिका और फ्रांस में हो सकता है, लेकिन भारत में इस प्रेशर की ज्यादा जरूरत है। क्या कहेंगे बहुत कम शब्दों में? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो रूट लेवल पे काम है सब एक एक इंडिविजुअल का, कि बच्चों को अपने सही और गलत में फर्क बताइए। करप्शन हटेगा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हटेगा, क्राइम हटेगा, हर चीज हटेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो हो रही है डिके हो रही है, रूट लेवल से हो रही है। और जो आगे की जनरेशन आने वाली है, गॉड नोस की क्या चलिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।